नमस्कार, मैं दिव्या भारती थी संडे पोस्ट से। आज हमारे साथ एक विशेष बातचीत के लिए मौजूद है युवाओं के दिलों में राज करने वाले युवा दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री श्री शंकर कौरंगा जी, जो अपनी दूरदर्शी सोच और जनसेवा के प्रति गहरी प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं। आज के इस संवाद में हम उनकी अब तक की राजनीतिक यात्रा, विकास के लिए उनकी योजनाएं और समाज के विभिन्न वर्गों के लिए किए जा रहे कार्यों पर चर्चा करेंगे। आप उत्तराखंड सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री है और साथ ही राज्य स्तरीय आप जलागम उपाध्यक्ष भी है, तो यहाँ तक पहुँचने का आपका राजनीतिक संघर्ष क्या रहा और कैसे रहा? देखिए, पहले तो संडे पोस्ट को मेरा ढेर सारा प्रणाम और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं एक कार्यकर्ता के नाते 96-97 में एक सामान्य कार्यकर्ता के नाते भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा और हमारे उस समय में दीवार लेखन से लेकर के और दरी बिछाने का कार्य हम लोगों ने किया। विद्यार्थी परिषद में काम करते करते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जुड़े और अपनी शाखाओं में निरंतर जो एक व्यक्ति निर्माण का काम होता है, मुख्य शिक्षक रहा और उसके बाद संघ शिक्षा वर्ग द्वितीय वर्ष किया। साथ ही भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में प्रदेश मंत्री तक का 2014 में प्रदेश मंत्री था और संगठन के विभिन्न दायित्वों में, चाहे वो वार्ड के अध्यक्ष के रूप में ग्राम्य स्तर पर और ज़िले के महामंत्री के रूप में, युवा मोर्चे के ज़िले के पदाधिकारी के रूप में और उत्तराखंड के लगभग सभी ज़िलों में युवा मोर्चा के प्रभारी के नाते सभी जगह काम किया। और साथ ही 2014 में हरियाणा विधानसभा में जो हमारा विधानसभा चुनाव हुआ, पहली बार हरियाणा में सरकार बनी। मनीष ग्रोवर वहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़े और चुनाव हमने जिताया, जो कि हुड्डा जी की वहाँ पर भूपेन हुड्डा जी की सरकार हुआ करती है। और पहली बार इतिहास इस देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा में सरकार बनी। सने सने हम लोग, जब भी मैं युवा मोर्चे में महामंत्री था, प्रदेश में मीडिया प्रभारी रहा, प्रदेश में मंत्री रहा, जिला महामंत्री रहा, तो उत्तराखंड के अंदर जब माननीय हरीश रावत जी की सरकार थी, यहाँ के मुख्यमंत्री थे, उनके प्रत्येक विचार तो नहीं, उनके प्रत्येक जो भी सरकार की जो जन विरोधी नीतियाँ थी उसके खिलाफ मैंने हर ज़िले में प्रदर्शन किए और हमने जहाँ जहाँ पर भी मुख्यमंत्री आते थे वहाँ पर हम हर काले झंडे दिखाने का काम करते थे। और अभी जब काठगोदाम में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी 2012 में, एक छोटी सी बालिका जो पिथौरागढ़ की थी, वो उसके साथ गलत कृत्य हुआ, तो हमने एक कर्फ्यू जैसी स्थिति हो गई थी और लगातार जन आंदोलन था। उस जन आंदोलन में सहभागिता करते हुए वो पूरे देश के और बड़े बड़े अखबारों में उसके खिलाफ उस आंदोलन को मैंने लीड किया था। कुल मिलाकर के संघर्ष नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पार्टी हमारी माँ है और मातृ संगठन से काम करते हुए, एक एक इकाइयों में काम करते हुए आज माननीय मुख्यमंत्री, इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, जिनके नेतृत्व में युवा मोर्चा में साथ काम किया, उस नाते संगठन ने, केंद्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने एक कार्यकर्ता के रूप में जो जिम्मेदारी दी है, उसको पूरी ईमानदारी और पूरी सहभागिता और अनुशासन के साथ करने का प्रयास करेंगे। उत्तराखंड के गाढ़ गधेरे, गटघराट और नौलों के लिए जो 80% पूरे विलुप्त होने के कगार पर है, उनके पुनर्जीवन के लिए आपने क्या रूपरेखा तैयार की है? देखिए, इसके लिए अभी हमने जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने देहरादून में एक जो जलागम परिषद है, जलागम विभाग की जल संरक्षण के लिए एक बहुत बड़ी बैठक की थी और माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के 9 संकल्पों में, आप उसकी कल्पना करिए, 9 संकल्पों में पहला संकल्प जल संरक्षण। और उस जल संरक्षण को देखते हुए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ये कहा था जल ही जीवन है और पूरा देश उस बात को मानता है, तो उसके लिए हम लोगों ने एक विशेष कार्य योजना बनाई है। और जहाँ तक मैंने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से जब मैं मिला था, तो मैंने उनको प्रेजेंटेशन दिया था कि हम लोग आपके नेतृत्व में
एक जल संरक्षण हेतु हमने 4 जिलों को लगभग अभी पर्वतीय जिले हैं जिसमें चंपावत है। चंपावत में हमने जल स्रोतों का पुनर्जीवन, गधेरे, नौले, धारा और मृदा जो मिट्टी है उसकी मृदा अपरदन नियंत्रण हेतु स्लोप स्टेबलाइजेशन का काम करने का ऐसा सोचा है। और ग्राम स्तरीय जो हमारे जल समूह हैं उनका गठन और उसमें प्रशिक्षण का काम किया है। ऐसा हम कोशिश करेंगे। दूसरा, हमने खटीमा जो मैदानी क्षेत्र है, जैसे चंपावत पर्वतीय क्षेत्र है, ऐसी खटीमा जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र है उसमें खेत, तालाब निर्माण और जल संचय ढांचों का विकास, बाढ़ ग्रस्त जो क्षेत्रों में हैं उनकी जल निकासी हेतु सुधार योजना और कृषि आधारित माइक्रो वाटरशेड प्लानिंग। ऐसी फिर हमने देखे माननीय मुख्यमंत्री जी केदारनाथ के भी विधायक हैं, क्योंकि उनके नेतृत्व में विपरीत परिस्थितियों में भी केदारनाथ हम चुनाव जीते। उसमें भी एक क्योंकि संवेदनशील हिमालय क्षेत्र है और हमारी आस्था का केंद्र है, बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, गंगोत्री, यमुनोत्री, वैसे पूरा हमारा प्रदेश ये देवभूमि है। तो केदारनाथ की क्योंकि उसी से जुड़ा हुआ बद्रीनाथ और जो हमारी हिमालयी संरक्षण है, जो हमने हिमालय को बचाने का प्रयास, भागीरथ प्रयास हमने किया, उसमें ये कोशिश करने का प्रयास करेंगे कि ग्लेशियर जल स्रोतों के संरक्षण हेतु जागरूकता अभियान हम लोगों के बीच में जागरूकता का अभियान करेंगे। और एक जो है जल निगरानी प्रणाली होती है जब वो आपदा से पूर्व, उसकी पूर्व चेतावनी होती है, उसके लिए। तीसरा, तीर्थ यात्रियों हेतु पर्यावरण संवेदनशील जल योजना बनाने का ऐसी बात हमने कही है। एक हमारा जो क्षेत्र है हल्द्वानी, शहरी संक्रमण क्षेत्र है, घनी आबादी वाला क्षेत्र है, क्योंकि जो जल संचय है और जल संरक्षण है पहाड़ी क्षेत्रों, जल है जीवन। अगर पहाड़ से अगर हम नदी, नाले, गधेरे हमारे सुरक्षित रहेंगे तो हमको पानी तभी मिल पाएगा। वो पानी यहाँ तब तक आएगा जब तक वहाँ हम सुरक्षित नहीं होंगे। तो उसका बेस जो मूल है, हल्द्वानी में हमने सोचा है कि रेन हार्वेस्ट प्लानिंग, वाटर हार्वेस्ट अभियान को चलाएंगे, विद्यालयों में जल संरक्षण शिक्षा कार्यक्रम को करेंगे, नगर नियोजन में जल संसाधन दृष्टिकोण को समाहित करना, ऐसा हमारा प्लान इन 4 जिलों में ऐसा हमने सोचा है कि हम उसको करेंगे। अब जैसे मेरा नाला मेरा धारा, मेरा नाला मेरा धारा मेरा गांव मेरा प्रयास, वो भागीरथ जो योजना है, वो भागीरथी ऐप, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी जब 22 तारीख को कार्यक्रम किया था, क्योंकि जल संरक्षण जल दिवस हमारा 22 मार्च को मनाया जाता है। उस भागीरथी ऐप में हमने ये कहा है कि जहाँ पर भी ग्रामीण क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में, उस ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए आप एक वीडियो से अपने जो सेल्फी के माध्यम से वहाँ की जो स्थिति है उस स्थिति को आप जो है लोगों के बीच में उसको दिखाने का प्रयास करेंगे। ऐसा उस भागीरथी ऐप में किया। बहुत बृहद कार्यक्रम है और बहुत लंबा इसमें सोचा है। हमारे 13 के 13 जिले, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है, पर्वतीय क्षेत्र है, हिमालय बचाओ अभियान के तहत ये हमने सबने आगे प्रयास ऐसा सोचा है, ऐसा करने की योजना है। एक हमारी दीर्घकालीन जो योजना है, जो मैं सोचता हूँ, क्योंकि हम ये मानते हैं पूरे पहाड़ अभी मानिए कि वहाँ एसी, कूलर ये सब चलते हैं, वो किस कारण से है? जलवायु परिवर्तन के कारण। जलवायु परिवर्तन को मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग है वो कैसे संभव, हम उसको कैसे सुरक्षित करेंगे? तो ये मेरी अपनी सोच है, मुझे ऐसा लगता है कि ये करना चाहिए। उसके लिए मैंने विभागीय हमारे शीर्ष अधिकारियों से और सचिव स्तर के अधिकारियों से और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने इसमें चर्चा की है। उसमें हमने कहा है कि जो हमारे जो पूरे पर्वतीय क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र, वन आच्छादित क्षेत्र हैं, उनमें अगर हम बाँस के पेड़ लगाते हैं, अगर हम बाँस के पेड़ लगा देंगे तो कम से कम बाँस के पेड़ लगाने से जो नीचे जो जल का स्रोत है वो जल के स्रोत खुलते हैं और दूसरा वहाँ हरा भरा रहता है, क्लाइमेट चेंज रहता है, भौगोलिक परिस्थिति एकदम चेंज हो जाती है, ठंडा होता है उस एरिया में। उससे जुड़ा हुआ जो क्षेत्र है वहाँ नौले, गधेरे, उसमें एक मतलब जल के आने का एक माध्यम बन जाता है। तो बाँस के पेड़ पूरे प्रदेश में लगाने, क्योंकि ये बहुत बड़ा, मैं मानता हूँ कि बड़ा प्रोजेक्ट इसको मान के हम चल सकते हैं, क्योंकि पूरा उत्तराखंड में बसा हुआ, चाहे वो कुमाऊँ क्षेत्र के पर्वतीय क्षेत्र हो, गढ़वाल क्षेत्र के पर्वतीय क्षेत्र हो, इसमें हम बाँस के पेड़ लगाने का, इसका हम एक प्रोजेक्ट बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और उसमें हम सोच रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी
उसको एक ऐप की तरह हम उसको सोचते हैं कि उसको उस विषय में हम लॉन्च करेंगे तो हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा, जल संचय रहेगा, जल संरक्षण रहेगा, उस काम को आगे। हालांकि इसमें हमको जो चीड़ के पेड़ हैं, चीड़ का पेड़ क्या होता है, बेसिकली अन्य पेड़ों को नहीं होने देता, वहाँ पर सुखा देता। फिर गर्मी के इस दौरान मार्च, अप्रैल, मई, जून में बहुत तेज़ी से जंगलों में आग लगती, पूरे उत्तराखंड में धुआं ही धुआं लगता है। आप सब हम लोग उसको देखते हैं और उससे एक पॉल्यूशन भी होता है और फिर जानवर भी बहुत सारे उसमें क्षतिग्रस्त होते हैं, जानवरों को भी एक नुकसान होता है। तो वो उन चीज़ों के बचाव के लिए मेरी सोच है कि हम ऐसा अगर करेंगे तो बेहतर, उत्तराखंड के लिए बेहतर काम होगा। परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं और आप विभाग को किस दिशा की ओर ले जाना चाहते हैं? मैंने कहा नहीं, परिषद के देखिए एक जिम्मेदारी है कार्यकर्ता होने के नाते। हम लोगों ने अभी तो जो इसमें जलागम जो विभाग है, इसमें जो संचालित अभी 3 परियोजनाएँ अभी चल रही हैं, जिसमें उत्तराखंड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना UCRRFP जो है उसकी योजना अभी इसमें कार्यान्वयन अभी चल रहा है। और एक राज्य स्तरीय स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन प्राधिकरण का काम इसमें चल रहा है। और केंद्रीय वित्त पोषित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, यह कि जलागम विकास घटक 2.0 और जैव वित्त पोषित जैव यानी 6 ग्रीन एग्रीकल्चर योजना। इसमें ये जो तीनों योजना है UCRRFP और सारा और जलागम विकास घटक 2.0 और ग्रीन परियोजना, इसमें हम लोगों ने नई कार्य योजनाएँ अभी जो इसमें संचालित योजनाएं चल रही हैं वो चल रही है। अच्छा, हमारी जो विभाग की जो योजनाएं हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं कि सीड सर्टिफिकेशन का भी जलागम विभाग कर रहा है। पहली बात तो हमको समझने की कोशिश ये करनी है कि जलागम विभाग तीनों विभागों का, चाहे फॉरेस्ट हो, चाहे ग्राम्य विकास हो, चाहे लघु सिंचाई हो, चाहे ग्रामीण विकास को ध्यान में रखते हुए ब्लॉक स्तर पर हमको ये कार्यक्रम होने हैं। और हमारे देश की जो भारत जो है कृषि आधारित देश है और हमारी मैक्सिमम जो आबादी है ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। उस ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले हम लोग, जैसे पहाड़ों में हम देखते हैं कि आज की स्थिति में खेती कृषि योग्य भूमि जो है वो धीरे धीरे कम हो रही, लोगों का पलायन हो गया है, गांव में लोग रहते नहीं है। तो उन खेतों की स्थिति मैं तो पूरे उत्तराखंड में घूमता हूँ, यानी कि 13 के 13 जिलों में लगातार अपना घूमने का मेरा कार्यक्रम रहता है, पहले से भी घूमता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि चाहे वो नैनीताल जिले का दूरस्थ क्षेत्र हो, चाहे वो अल्मोड़ा का दूरस्थ क्षेत्र हो, पिथौरागढ़ जिले का दूरस्थ क्षेत्र हो, चंपावत जिले, इन सब जिलों में हमने ये देखा कि खेती बहुत ज़्यादा नहीं हो पा रही है, कृषि नहीं हो पा रही। उसके कई कारण हैं जो रिवर्स अप्लाइंग चल रहा है। लोग ये कहते हैं कि हम लोग जब लोगों से पूछते हैं, पलायन आयोग ने इसमें काम किया, तो लोग कहते हैं कि भाई एक तो ये जानवरों का विशेष आतंक है, शोरों का विशेष आतंक है। अगर हम ये जो हम पेड़ लगाने का अभियान अगर हम चला देंगे, पेड़ हम लगाते ही हर साल जो है पर्यावरण दिवस में हम पेड़ भी लगाते हैं उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और दूसरा हमने ये देखा है कि अगर हम इस योजनाओं को, क्योंकि अभी पंचायत चुनाव, मुझे ऐसा लगता है कि शीघ्र ही पंचायत चुनाव हो जाएंगे और हमारी जो योजनाएं हैं ये कृषि आधारित योजनाएं हैं, यानी कि पंचायत स्तर पर हम लोग इस कार्यक्रम को करते हैं। जो प्रधान जो होता है गांव ग्रामीण क्षेत्र का, उसकी जो समिति बनी हुई थी, ब्लॉक की समिति, उसको हम योजना को हम लागू करते हैं। जैसे हमने पॉली हाउस जो बनते हैं उसको ठीक करना है। अभी हमारे इस तीसरे अभी हमको इस जलागम विभाग में या जलागम के जो हमारे अधिकारी हैं उनको एक अल्मोड़ा में एक जगह है, वहाँ से कोई व्यक्ति है, मैंने अभी कल ही शायद उसको पढ़ा, उनको नेशनल अवार्ड मिला जलागम विभाग को, 3रे नंबर पर इस कार्य क्षेत्र में काम किया। तो जल संरक्षण हमने जहाँ जहाँ तालाब जलाशय बनाए और जहाँ जहाँ हमने पानी रोकने का काम किया, पानी का काम किया, चेक डैम का इसमें काम करने का काम किया जा रहा है। और अभी राजस्थान से कुछ 2-3 करीबन 5-7 बकरियाँ इन्होंने मंगाई थी विभाग ने, वो कम से कम उनकी संख्या 100, 200, 300, यानी कि उनको क्या हो रहा है, रोज़गार मिल रहा है। तीसरा चौथा एक हम ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। जैसे ट्रेनिंग क्या है, इलेक्ट्रिशियन का काम है, सिलाई ये जो अपने सिलाई गुड़ाई का काम है और हस्तशिल्प का काम है, कास्ट मतलब जो लघु उद्योग हैं,
उन लघु उद्योगों को बढ़ावा देने का काम करती है सरकार। और सरकार उनको जो काम करने वाले, जो सीखने वाले जो हैं, जो लोग हैं, उनको 30,000 रुपये में वो भी देती है। एक हफ्ते का कार्यक्रम होता है, उस एक हफ्ते में 30,000 रुपये उसको दिया जाता है और 30,000 के बाद उसको रोज़गार परक दिशा में ले जाया जाता है। उसके बाद उसको देखा जाता है कि ये किस स्तर में है, उसको फिर मदद की जाती है। यानी कि वो ITI से भी बढ़कर भी ये ट्रेनिंग होती है और उसकी मान्यता इतनी है, शेड्यूल में उसको जॉब मिलती है, नौकरी, मतलब उसको अन्य विभागों में जहाँ जहाँ उसको काम करते हैं, इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिकल का काम करेगा, ये जो हमारी महिलाओं की सिलाई गुड़ाई का काम है, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग है, घाट गधेरे हैं, उन सबको उनके अनुकूल रोज़गार देने का हम लोग काम करते हैं। सीड सर्टिफिकेशन का काम जलागम विभाग कर रहा है। यानी कि इसमें बेहतरीन रूप से हम देखा जाए तो मैंने अभी इसमें सभी ज़िलों के जिलाधिकारियों को अभी मैं एक पत्र शीघ्र ही बनाने वाला हूँ। उसमें हमने ये पूछना है, ये हमने उसमें जानकारी लेनी है कि हमारे ज़िले के अंदर कितने नौले हैं, कितने गधेरे हैं, और उन नौलों में जो नौले हैं, जल स्रोत हैं, उनकी क्या स्थिति है, कितने अभी तक थे और हम उनको कितना हमने उनको संरक्षित किया है। एक डाटा हमारे पास पूरे प्रदेश का निकल के आएगा और फिर हम उसमें काम करेंगे। उसमें काम करने के लिए स्थानीय युवाओं को रोज़गार मिलेगा, वहाँ की महिलाओं को रोज़गार मिलेगा, वहाँ के युवाओं बुजुर्गों को रोज़गार मिलेगा काम करने वालों। बेसिकली जलागम में जो ग्रामीण कृषि प्रधानमंत्री कृषि ये जो योजना है, इसमें क्या है कि हमारे गांव की महिलाएं हैं, बेचारी सुबह से शाम तक बहुत मेहनत करती है। उनको आय के रूप में क्या मिले, क्या उसमें सरकार योजना कर सकती है, वो भी एक महत्वपूर्ण पार्ट है हमारे लिए। तो पंचायत स्तर पर हम उसको करने का प्रयास करते हैं। दर्द इस बात का है कि जल स्रोत हमारे बहुत ज़्यादा, मतलब आज हमको लगता नहीं है, और उसकी एक बड़ी मैं समझता हूँ कि जो हमारे नदियों में पानी आ रहा है, आज आप देखिए गौला का जल स्तर कम है और ऊपर आपके जो कोसी का जल स्तर है वो भी कम होते जा रहा है। जो भी हमारी नदियाँ हैं उनका जल स्तर कम होता जा रहा है। जब स्रोत ही बंद हो जाएंगे, पानी नहीं आएगा, तो आप कैसे जिएंगे? बहुत बड़ा कठिन सवाल है, बहुत बड़ी सोचने का विषय है। अगर पानी नहीं रहेगा, जल नहीं रहेगा, तो हम कैसे जीवित रहेंगे? बहुत गंभीर सवाल है। तो इसके लिए हमको इसकी योजना सरकार बना रही है। इसके लिए मैं तो हर प्रत्येक ज़िले में, मैंने कहा भी है, जहाँ जहाँ पर बागेश्वर ज़िला हो, अल्मोड़ा ज़िला हो, पिथौरागढ़ ज़िला हो, चंपावत ज़िला हो, नैनीताल ज़िला हो, चाहे पौड़ी हो, टिहरी हो, कर्णप्रयाग हो, इन सभी जगहों में जा कर के एक बृहद युद्ध स्तर पर मैं चाहूँगा कि इसमें काम हो, हम उसमें रिजल्ट दे सकें। और इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, जो लगातार पब्लिक के बीच में घूमते हैं, लोगों का उनका दर्द सुनते हैं, विभिन्न चीज़ों को लेकर के चलते हैं। सुबह जब अपने दौरा सुबह करते हुए निकलते हैं तो वो लोगों से पूछते हैं और उसके आधार पर ये चीज़ें निकल के आती हैं और उसके आधार पर योजनाएं बनती हैं। और मैं तो ये समझता हूँ ऐसा मुख्यमंत्री इस प्रदेश को मिला है, भूतो न भविष्यति। ऐसे युवा और लोगों के सुख दुख में साथ देने वाले और कार्यकर्ताओं को साथ लेने वाले पूरे देश के अंदर। आप देखिए ना, इंडियन एक्सप्रेस में उनका नाम जो है मतलब कहाँ, मतलब आज से 2000, मैं मानता हूँ कि 2014 में और 2014 के बाद 19 पे 23 में, तीनों में 99 से लेकर के 23वें नंबर पर 22वें नंबर पर देश के सर्वशक्तिमान लोग, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उसमें 22वें नंबर पर माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ के हैं। और एक कितनी बड़ी उनकी एक्टिविटी है या उनकी लोकप्रियता है, उनका नेतृत्व कुशलता है। जब सिलक्यारा टनल हुआ था, देश विदेश की सारी मीडिया वहाँ आ गई थी, सारी मीडिया वहाँ आ गई थी और सबने सोचा कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे। 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन और लगातार लोगों को सकुशल बाहर निकाला गया है कि कितनी बड़ी उपलब्धि है इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए, कितनी बड़ी उपलब्धि है। एक आदमी को क्रॉस नहीं आएगी। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की कार्यकुशलता और कार्य क्षमता को दर्शाता है। तीसरा चौथा आप देखिए कि ये अभी माननीय प्रधानमंत्री यहाँ आए, आपने केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, जागेश्वर, बृहद जागेश्वर, ये हमारे मंदिर माला प्रोजेक्ट हैं, ये मंदिर कॉरिडोर के रूप में स्थापित किया। तो आदि कैलाश में, हर्षिल में माननीय प्रधानमंत्री जी आए। और तीसरा, क्योंकि ये उत्तराखंड देवभूमि के साथ साथ सैन्य भूमि भी है। हालांकि रोजगार, सड़कें देखिए आप, आज पूरे उत्तराखंड के अंदर जहाँ भी आप निकल जाइए, एक से एक चौड़ी सड़कें हैं। सड़कों में आप ही समझ लीजिए कि उन्होंने तुरंत बनते ही, और एक बहुत बड़ा सबसे महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने किया, यूसीसी लागू की। यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य, यानी कि धर्मों के लिए समान अधिकार और न्याय सुनिश्चित हुआ। और सशक्त भू कानून लेके आए, जिसमें उन्होंने अवैध भूमि खरीद पर रोक लगाई।
इसके अलावा धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया, लैंड जिहाद पर बिल्कुल भयंकर कड़ा प्रहार किया और जिसमें 5000 एकड़ भूमि जो है कब्जा मुक्त धामी सरकार ने की है। लव जिहाद रोकने के लिए लिव इन में रहने वाले युगलों को पंजीकरण कराना अनिवार्य। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये हमारी उपलब्धि आपको वो भी लग रहा होगा, लेकिन उपलब्धि के साथ साथ धामी जी की लोकप्रियता की बात कर रहा हूँ। इतनी योजनाएं हैं, गिनाऊंगा तो कम से कम 70-80 घंटे हो जाएंगे गिनाने में, इतनी योजनाएं हैं। ये मैं छोटी छोटी मोटी मोटी चीज़ें बता रहा हूँ। रेल कनेक्टिविटी बढ़ाई, उत्तराखंड में भी राष्ट्रीय खेल हुए। राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड को कभी कोई पूछता ही नहीं था। यहाँ उत्तराखंड के अंदर राष्ट्रीय खेल हुए और प्रत्येक जिले को उन्होंने छुआ और उत्तराखंड 6ठे स्थान पर रहा मेडल के क्षेत्र में। कितनी बड़ी उपलब्धि है। तो कहने का मतलब है कि इस प्रदेश को ऐसा योग्य युवा नेतृत्व मिला है और सबके साथ सामूहिक प्रयास के साथ चलने वाले भी दायित्वधारियों के साथ उन्होंने बैठक की। सारे दायित्वधारी उन्होंने कहा कि आप लोग ऐसे हैं कि आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार है, आप इन पूरे प्रदेश के अंदर कुछ नया करके दिखाएंगे। वो सोचते हैं, उनकी जो आप मैं सोचता हूँ कि जिस प्रकार से वो लोगों के बीच में रहते हैं, बने रहते हैं, सरलता सादगी देखिए, लोगों से मिलना जुलना, कहीं कोई सिक्योरिटी का वो नहीं रहता है। तो ये जो धामी जी के विशेष कार्य है, लोगों के साथ कनेक्टिविटी है, सारे विधायकों को साथ लेकर चलते हैं, सारे मंत्रियों के साथ कनेक्टिविटी है, दिल्ली और देहरादून। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि अगला दशक उत्तराखंड का दशक होगा। किस लिए कहा? क्योंकि धामी जी की योग्यता, धामी जी की लोकप्रियता और धामी जी के जन जन के प्रति लगाव, उसके जुड़ाव के कारण माननीय प्रधानमंत्री जी आज भी उनको हर जगह, धामी जी हमारे कुशल नेतृत्व के कारण प्रदेश का विकास, आज चारों तरफ खुशहाली है, लोग प्रसन्न हैं, युवाओं को रोजगार मिल रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी मेरे सामने की बात है, एक कार्यक्रम में मैं भी गया था, रास्ते में शराब की नीति उन्होंने कहा भाई जो ये नए खुल रहे हैं इनको बंद करो। लोगों की डिमांड आई, उसको बंद किया। मतलब कि जन अपेक्षाओं के अनुरूप काम करने का काम किया। कोई भी कितना ही बड़ा माफिया हो उसको दंड देने का काम किया। नकल विरोधी कानून लेके आए। उत्तराखंड जो सचिवालय है उसके अंदर एक भ्रष्टाचारी नहीं घुस सकता। और जो लोग उनको अनर्गल बयानबाजी करते हैं, अनर्गल चीज़ों को लेकर के आते हैं, उसका क्या है, पटाचे खुद ही कुछ ही समय बाद हो जाता है। तो इस प्रदेश को मैं तो सौभाग्यशाली मानता हूँ। माननीय धामी जी के नेतृत्व में हम सब लोग काम कर रहे हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसे भगवान ऐसे मुख्यमंत्री को, ऐसे प्रधानमंत्री को चिराई बनाए, उनको खूब शक्ति दें। हाँ, आपने कहीं पे बोला है कि आप युवाओं को जल संरक्षण अभियान में जोड़ेंगे, उसके लिए आपने क्या पृष्ठभूमि तैयार की है? देखिए, मैंने कहा ना कि अभी हमने जो जल संरक्षण कहा, जहाँ नौले हैं, आपका चाहे वो पिथौरागढ़ ज़िला हो और आपका बागेश्वर ज़िला हो और आपका अल्मोड़ा ज़िला हो, वो युवा कनेक्टिविटी कैसे करेंगे? ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले हम लोग क्या करते हैं, जैसे पॉली हाउस बनाते हैं। पॉली हाउस में कृषि बागवानी को हम संरक्षित करने का काम करते हैं, उसमें हम रोज़गार दे सकते हैं। हम जल संरक्षण के तहत कोई ग्राम प्रधान के अंतर्गत 11 जो कमेटी होती है, जो 11 लोग होते हैं, उसमें युवाओं को शामिल करके उनको वेतनमान दे करके उनके साथ कृषि परक योजनाओं को लागू कर सकते हैं। 2, तीसरा जो बेसिक काम है कि हमारे जो चेक डैम से बनते हैं, जो नदी नाले के किनारे हमारे जो नदियां हैं, उनको संरक्षित करने के लिए बहुत सारी ऐसी योजनाएं जिसमें हम युवाओं को रोज़गार दे सकें। अभी इस विभाग में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को अभी मैंने उसका प्रोजेक्ट भी देखा। अभी हम बाज के पेड़ अगर लगाते हैं पूरे प्रदेश में, रोज़गार किसको मिलेगा? ग्राम प्रहरी के रूप में काम करेंगे और एक एक टीमें बनाई जाएंगी। अभी तो ये कल्पना है, इस कल्पना को हम साकार करेंगे तो युवाओं के सारे तो साकार करेंगे। सरकार में दायित्व कम है, अधिकारी कम है, लेकिन उसको काम कौन करेगा? युवा करेगा। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला जो हमारा युवा है, उसको हमने उसकी जानकारी देनी है, उसको डायरेक्ट टच के साथ जुड़ाव करना है, ब्लॉक से उसका जुड़ाव करना है, जिले पंचायत से उसका जुड़ाव करना है, अधिकारियों के साथ उसका टच होना है। तो हमारी विभिन्न योजनाएं परियोजनाएं हैं जो युवाओं को रोज़गार देने का काम करती हैं। अच्छा, जो परिषद में जो रिक्त स्थितियाँ हैं ना पदों की, उसके लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? अभी जलागन प्रबंधन विभाग में क्या है, 10 जुलाई 2023 के तथा उसके शासनादेश में 2023 17 नवंबर 2023 में जो हमारे वहाँ UCRRFP में हमने स्वीकृत जो पदों की संख्या थी वो 342 थी। और जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है WDC सेकंड में 70 हमने स्वीकृत पद उसमें अभी जो मेरे पास डाटा उन्होंने दिया है, और सारा में करीबन 37
पद हमारे अभी स्वीकृत पदों की संख्या है, यानी कि टोटल जो हमारे योग है 449 स्वीकृत पदों की संख्या उसमें है। कुल स्वीकृत 449 पदों में से 227 पद जो है विभिन्न रेखीय विभागों में जो डेपुटेशन के माध्यम से भरे जाने हेतु स्वीकृत है, यानी कि हमारे 450 में से 227 वो क्या है ऑन डेपुटेशन से। ये अभी इसमें काम चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी से इसमें स्वीकृति ली जाएगी। तो ये एक अभी जो पद हैं, पद सेवा स्थानांतरण के पद है, क ये सारे पद जो हैं अलग अलग उसके हैं आपके जो है, जैसे हमारे जो लिपिक होते हैं, और जैसे क श्रेणी में सेवा स्थानांतरण के कुछ 25 हैं और भरे हुए वर्तमान में अभी 13 हैं, यानी कि उसमें कुल रिक्त हैं 12। 25 के सापेक्ष हमारे पास कितने हैं? 13 हैं। 13 में से अब बचे कितने? 12 पद रिक्त हैं। ऐसी समूह ख के हैं जिसमें से हमारे पास स्वीकृत पद है 27 और वर्तमान में सिर्फ 1 है, तो अब बचे कितने? 26। ऐसी गौ में है 175 और 175 के सापेक्ष हमारे पास 27 उसमें पद भरे जिसमें अभी बचे हुए 158, यानी कि 227 में से 41 हमारे अभी पद है जिसमें लोग काम कर रहे हैं और 196 उसमें बचे हैं, यानी कि कुल स्वीकृत पदों के सापेक्ष जो है 18% पद उसमें भरे हुए हैं और 82% जो है पद रिक्त है। लेकिन वो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी अनुकूल परिस्थितियां हैं, और जब जिस स्थिति में काम, हम 1% में भी बहुत काम कर लेते हैं, हम 10% में भी बहुत काम कर लेते हैं पदों के यहाँ पे, क्योंकि मेहनती लोग हैं, मेहनती काम करते हैं। और जहाँ पर दूरस्थ क्षेत्र है, वहाँ पर जहाँ व्यक्ति की आवश्यकता वहाँ व्यक्ति भेजे जाते हैं। अब हल्द्वानी या नैनीताल या देहरादून या आप अल्मोड़ा जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, इसमें व्यक्ति की क्या ज़रूरत है? व्यक्ति तो उसमें चाहिए, किसमें? ग्राउंड में चाहिए। और मैंने ये कहा है कि भाई व्यक्ति सिर्फ हमको ग्राउंड में चाहिए, फील्ड में हम लोगों को उतरना पड़ेगा लैपटॉप में बैठकर, ठीक है एक आदमी योजना बना सकता है। अगर ऑफिस में 20 लोग हैं, 20 में से 15 लोग फील्ड में उतरने चाहिए, 5 लोग ऑफिस में रहने चाहिए। वो कार्य योजनाओं के महीने में 15 दिन एक बार सब लोगों को बैठना चाहिए, एक महीने में एक बार ज़रूर, 2 बार 3 बार उसमें बैठना चाहिए, उसका क्रियान्वयन होना चाहिए। और मैंने तो स्पष्ट शब्दों में विभाग में भी कहा कि मैं प्रत्येक जगह जहाँ पर ये काम हुए हैं, जिन जगहों पर ये अभी योजनाएं चल रही हैं, उसको भी देखने का काम करेंगे। और कोई भी अधिकारी कितना ही गलत क्यों ना कर रहा हो, कितनी बड़ी अप्रोच हो, हम उसको बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ये हमने सोचा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी को आपका बहुत करीबी माना जाता है, इसमें आप क्या कहेंगे? करीबी, देखो ये तो संयोग होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी सबके करीबी हैं, आपके भी करीबी हैं, सबके करीबी हैं। वो क्योंकि करीबी इसलिए है क्योंकि उनका जुड़ाव लोगों के साथ बहुत नज़दीक से रहा है, इतने सरल हैं, सबसे मिलते जुलते रहते हैं। युवा मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष थे तो एक योजना के साथ, जैसे उन्होंने कहा चलो भाई कनाली छीना चलो, हम सब लोग साथ में चल देते थे। कनेक्टिविटी उनकी इतनी ज़्यादा थी, प्रत्येक जनपद में, प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर, प्रत्येक विधानसभा स्तर पर लोग उनको बहुत पसंद करते थे। हमने सिटकुल घेराव उनके साथ किया तो हज़ार युवा यहाँ सिटकुल में, रुद्रपुर में आया। और धामी जी के साथ ये अलग बात है कि हमारा सौभाग्य रहा, हमने उनके साथ काम किया, क्योंकि हम उनको अपने बड़े भाई के रूप में उनको मानते हैं। और मेरे लिए तो भगवान राम के रूप में हम उनको मानते हैं, इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने मतलब ये कोई ऐसी अतिशयोक्ति भी नहीं है। अतिशयोक्ति इसलिए नहीं है कि एक बार आप मिलिए तो आपको समझ में आएगा कि पुष्कर सिंह धामी क्या चीज़ है। पुष्कर सिंह धामी जैसा नाम है, जैसा नाम है वैसा उनका काम है। उनके पिताजी एक सामान्य परिवार से आते हैं, मतलब आर्मी में एक सूबेदार के उसमें, हम भी सामान्य परिवार के लोग हैं। तो कनेक्टिविटी दिल से हार्ट अटैच कनेक्टिविटी है। विद्यार्थी परिषद में काम उन्होंने किया, संघ पृष्ठभूमि में उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। तो धामी जी जैसा सरल व्यक्ति वो किसी के भी करीब हो सकता है। हमारा तो सौभाग्य, हमने उनके साथ काम किया और कोई भेदभाव नहीं, किसी प्रकार की कोई दूरी नहीं। आजकल का जो वातावरण जो नेतृत्व में होता है वो ऐसा कुछ भी उनके अंदर नहीं दिखता है। ये हमारा सौभाग्य, हमने उनके साथ काम किया, चाहे वो प्रत्येक ज़िले में किया, प्रांत में काम किया, अन्य प्रांतों में काम किया। दिल्ली में उनके साथ जब लोकसभा चुनाव थे उनके साथ में दिल्ली इनके गौतम गंभीर जी की उधर विधानसभा लोकसभा में हम लोगों ने काम किया। तो धामी जी के साथ बहुत लंबा अनुभव उनके साथ काम करने का मिला। उनसे हमने सीखा है, उनसे जाना है, उनसे हमने बहुत सारी चीज़ें अनुभव की हैं और आज भी कोई अंतर नहीं है उन सब चीज़ों में। आज भी आप देखिए कि लोग मिलते हैं, बड़ी आत्मीयता से मिलते हैं। वो कहते हैं यार देखो मेरे से कितने लोग डेली मिल पाते हैं, कितने लोग मिल पाते हैं, 100, 50, 200, लेकिन प्रदेश में तो लाखों लोग हैं जो मिलना चाहते हैं। उसके बावजूद भी वो समय निकालते हैं। तो ऐसा मुख्यमंत्री इस प्रदेश को मिला है, इसमें करीबी का ऐसा कोई सवाल नहीं है और करीबी है तो ये हमारा सौभाग्य है।
मुख्यमंत्री धामी जी के 3 सालों के कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैंने अभी पहले ही इस बारे में बता दिया था। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के जो 3 साल रहे वो बेमिसाल रहे। सेवा संकल्प विकल्प रही संकल्प उन्होंने काम किया। और अभी मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई, जैसे अभी जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में किया माननीय धामी जी ने, उसमें जो 3,50,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव हुए, मतलब कि 3.5 लाख करोड़ के निवेश हमको उसमें प्रस्ताव पास हुए। 80,000 करोड़ के निवेश की ग्राउंडिंग में धामी सरकार जो है ग्राउंडिंग कर चुकी है, उसमें जा चुकी है। ऐसे ही नरेंद्र नगर, इसी के रामनगर में G20 की बैठक के समय वो भी कितना बड़ा आयोजन, देश विदेश के लोग उत्तराखंड के अंदर यहाँ ग्लोबल इसमें इन्वेस्टर्स समिट में लोग शामिल हुए, कितनी बड़ी उपलब्धि है। और मतलब 3 वर्षों के सफल कार्यकाल में 20,000 से अधिक युवाओं को उनको सरकारी नौकरी मिली। आप डाटा इकट्ठा कर सकते हैं, डाटे में आपको पता लग जाएगा। नीति आयोग में SPG इंडेक्स में उत्तराखंड को पूरे प्रदेश में पहला स्थान मिला। आज उद्योग के मतलब जो हमारी बेरोजगारी दर है वो 4% तक की कमी आई है बेरोजगारी दर में, पहली बार उत्तराखंड के अंदर। और उन्होंने जो है राज्य अधिकारी और उनके आश्रितों को धामी सरकार ने सम्मान देने का काम किया। 10% 36 आरक्षण की विशेष सौगात दी है। और पर्यटन के क्षेत्र में शीतकालीन यात्रा और घाम तापू पर्यटन, जिसको अभी आपने सुना होगा, माननीय मोदी जी जब यहाँ आए थे तो घाम तापने की बात कर रहे थे, उस योजना पर्यटन की सराहनीय पहल इस समय धामी सरकार ने किया है। मानसखंड मंदिर माला प्रोजेक्ट किया है, जिसमें से 48 मंदिरों अन्य धर्म जो 48 मंदिर है उनका भी काम चल रहा है। इसके अलावा कैलाश मानसरोवर की अभी आपने कल अखबार में पढ़ाई हुआ, उत्तराखंड कैलाश मानसरोवर यात्रा की भी शुरुआत हो चुकी है। उसके भी दर्शन की हमने माननीय धामी जी ने उसका प्रयास किया है। और एक जो है आपने देखा होगा कि जो हमारे पारंपरिक उत्पाद हैं उसकी मार्केटिंग और ब्रांडिंग का काम धामी सरकार कर रही है। हाउस ऑफ हिमालयाज़ ब्रांड, अभी होम स्टे बनाने का जो एक होम स्टे की शुरुआत की धामी सरकार में हुआ है। और जैसे हमारे माननीय धामी जी के नेतृत्व में जकोल है, सूपी है, हर्षिल और गूंजी गांव में तो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का भी उसमें लिया है। ऐसी हमने जो है जो उत्तराखंड में जो धामी जी का जो बजट हुआ है मतलब सफल कार्यकाल का, वो 1 लाख करोड़ के रुपए के पार कर गया है, जो सफल बजट हुआ है। और 271 निवेशकों के 3,186 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को सैद्धांतिक अनुमति उत्तराखंड सरकार में मिली है। और फिल्म डेस्टिनेशन उत्तराखंड के अंदर मिला है। अभी धामी जी ने परसों बोल रहे थे कि यहाँ मतलब फिल्मी नीति के तहत कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी आदि क्षेत्रीय भाषाओं को फिल्में बनाने के लिए और उसकी जो कुल लागत का 50% या 2 करोड़ रुपए की सब्सिडी जो है धामी सरकार देने का काम कर रही है। उत्तराखंड फिल्म डेस्टिनेशन का भी हब बनता जा रहा है। यहाँ तो हर जगह जहाँ देखो वहाँ वो हमारा पर्यटन क्षेत्र है। पूरा उत्तराखंड को कहीं से भी उठा के देख लो, पर्यटन का क्षेत्र है। और उत्तराखंड के 1,76,000 परिवारों को साल में 3 बार मुफ्त गैस सिलेंडर देने का भी धामी सरकार काम कर रही है। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के 60 लाख से अधिक परिवारों को इसका लाभ मिल चुका है। ऐसी प्रधानमंत्री आवास योजना में बहुत सारा सरकार का लाभ मिला है। और सबसे बड़ी चीज़ है, अभी आपने देखा होगा धामी जी ने एक ऐप लागू किया था जो है जिसका नाम है भ्रष्टाचार मुक्त ऐप, जिसका 1064 लॉन्च किया। और 1905 CM हेल्पलाइन को उसमें उन्होंने कम से कम कई लोगों को जेल की सज़ा हो चुकी, उनके आंकड़ा भी उन्होंने सरकार में दिया। दूसरा, अपनी सरकार पोर्टल से 866 सेवाओं को नागरिकों के लिए ऑनलाइन कर दिया। और छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इन्फोसिस और आपका CPET यूनिवर्सिटी गुजरात और आपका फॉरेन कॉमनवेल्थ डेवलपमेंट जो ऑफिस है और ब्रिटिश हाई कमीशन के साथ MOU साइन किया है। ऐसी मिड डे मील जो है 2,871 स्कूलों में के लिए उसमें गैस सिलेंडरों की व्यवस्था धामी जी की सरकार में हुआ है। यानी कि मैं अभी उपलब्धियां देखिए, धामी जी के तो 3 साल के कार्यकाल है, वो विकल्प रही संकल्प के साथ, सेवा संकल्प सुरक्षा के साथ। और जिसको हम कह सकते हैं कि धामी जी का जो प्रत्येक गांव के साथ, प्रत्येक ब्लॉक के साथ, प्रत्येक ज़िले के साथ, मैं मानता हूं कि पूरे प्रदेश के अंदर कोई ऐसा भाग नहीं बचा होगा जो छूटा ना हो। अब चाहे वो आपका रोज़गार की बात हो, युवाओं की रोज़गार की बात हो, महिलाओं के आरक्षण देने की बात हो, बुज़ुर्गों के सम्मान की बात हो, तीर्थाटन की बात हो, और आपके जो है इंडस्ट्रीज़ की बात हो,
चाहे वो जो हमारी लोकल उत्पादों को बढ़ावा देने की बात हो, चाहे वो आपके सैन्य परिवारों की सुरक्षा की बात हो, परिवारों को, बुजुर्गों को पेंशन की बात हो, यानी कि हर दिशा में माननीय धामी जी की सरकार ने काम किया। उपलब्धियां मैं अभी और गिनूंगा तो कम से कम इसमें लगेंगे 100 घंटे और लगेंगे, इतनी उपलब्धियां हैं। एक एक उपलब्धि की अगर हम बात करेंगे तो ऐसा मुख्यमंत्री, मैं तो इस सफल आने वाले 3 साल, अभी बहुत जल्दी मई में आपके 3 साल पूरे होने की स्थिति में है, तो उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। धन्यवाद। थे युवा नेता शंकर कौरंगा जी, जिन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर अपने विचार और अनुभव हमारे साथ साझा किए। उनकी बातों से न केवल वर्तमान कार्यों की जानकारी मिली, बल्कि भविष्य के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण भी विकसित हुआ। हम आशा करते हैं कि उनकी योजनाएं धरातल पर उतरकर आम जनता के जीवन में सार्थक परिवर्तन लाएगी। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, केवल दी संडे पोस्ट पर।